नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। हमारी चर्चा पिछले 3 दिनों से विशेष रूप से एक प्रसंग लेके संलेखना पर चल रही है। उस चर्चा को आज और कल 2 दिन रखेंगे। परसों से अपन वापस अपना प्रवचन सार जी ग्रंथ शुरू करेंगे। थोड़ा सा इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर रहा हूं ताकि हमारे कई भ्रम निकलें, और वह प्रश्न है संलेखना के विषय में कि संलेखना यदि स्वयं लेनी चाहिए और यदि जिसको अब अंत समय उसे होश ही नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है और आप दिलाते हैं, जो भी उनकी विधि करते हैं, तो वह करनी चाहिए कि नहीं। वही शास्त्र में तो स्पष्ट निर्देश है कि संलेखना स्वयं लेनी चाहिए, दूसरे को नहीं दिलाना चाहिए, स्पष्ट निर्देश। अब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि उस स्थिति में परिणाम पर ध्यान ज्यादा देना या शरीर की स्थिति पर ध्यान ज्यादा देना। कमजोर दोनों को किया जा रहा है। सम्यक काय कषाय लेखनम, काय को भी कमजोर और कषाय को भी कमजोर, आत्मिक परिणामों को मजबूत करना, ये विधि है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इन दोनों प्रश्नों के क्या उत्तर हैं, इनके बारे में जरा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, और इसके साथ आगे के विषय को हम लेंगे। कोई असुविधा है क्या भाई साहब? अमित जी सेट नहीं हो रहा। सबसे पहला प्रश्न क्या था? संलेखना स्वयं लेनी चाहिए या दूसरे को दिलानी चाहिए। देखो, संलेखना ली तो स्वयं ही जाती है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म, इसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं। अब बात यहां आती है कि स्वयं ली जाती है तो लोग दिलाते क्यों? इसका तरीका ये है कि आप पहले से थोड़ा सा इस बारे में विचार करिए। क्या विचार करिए? जो भी छिपक है, जो आपके संपर्क के लोग हैं, उनसे संलेखना के विषय में चर्चा करते रहे। सचिन, समझ में आ रहा है क्या करना? संलेखना के विषय में चर्चा करते रहे। आपका क्या मन है, आप वाकई में लेना चाहेंगे, आपस में शेयर करो। भाई, पहले स्थिति मेरी आ जाए तो आप मेरे लिए उस मार्ग पे लगाना, आपकी आ जाए तो मैं आपको लगाऊंगा। ऐसी मित्रता निभाना, समझ गए क्या? ये गृहस्थों के लिए विशेष तौर पे कह रहा हूं, साधुओं के लिए बात नहीं है। ये किसके लिए बात है? अव्रती गृहस्थों के लिए, कि हम आपस में मिलके दुनिया के 1000 रिश्ते निभाते हैं। तुम्हारे यहाँ शादी होगी, तुम हमें काम बता देना, हमारे यहाँ होगी, हम तुम्हें काम बता देंगे। तुम्हारे यहाँ फला काम होगा तो हमें बता देना, हमारे यहाँ काम होगा, हम तो सारे रिश्ते निभाए, लेकिन हमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता नहीं निभाया, उसकी मित्रता नहीं निभाई। क्या नहीं निभाई? निसंकोच चर्चा करना। मुकेश जी जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। साधर्मियों में निसंकोच चर्चा करना। किस बात की? कि भाई ये संलेखना का ये कॉन्सेप्ट है, पहले ये बताओ तुम्हें ये पसंद है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो भाई अब किसका नंबर पहले आएगा ये तो पता नहीं है, और हम दोनों इस बात पे सहमत है। समझ गए ना? तो यदि मेरे परिणाम कमजोर पड़ते दिखे तो तुम मुझे सहारा देके इस मार्ग पे दृढ़ करना, और तुम्हारा नंबर पहले आए और तुम में कोई शिथिलता दिखेगी तो मैं प्राणपण से तुम्हारे लिए इस मार्ग पे दृढ़ रखूंगा। ये प्रावधान अविरति ग्रस्तों के लिए। ये प्रावधान किसके लिए अमित जी भाई साहब? अविरति ग्रस्तों के लिए ये प्रावधान है। क्यों? क्योंकि साधुओं में तो वो संघ में रहते ना, वो उसमें एक जब पहुंचते हैं या तो अन्य संघ में चले जाते हैं, या जो भी हो,
तो दूसरा आचार्य पद लेकर के और उनकी विनय वैयाव्रत सारी चीजों का ध्यान रखते, वो ऑटोमेटिक उसके लिए अलर्ट होते हैं। पर गृहस्थों में संलेखना के प्रति सावधानी और जानकारी का अभाव, इसलिए आज का जो मेरे ये चर्चा का क्रम है ये डेडिकेटेड है, ये समर्पित है उसके लिए कि हम गृहस्थ आपस में मिलकर पहले संलेखना पर चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनसे हम बचते हैं, पर आप चर्चा करें और चर्चा करके जब कन्विंस कर सकें एक दूसरे को, दोनों एक विषय पर सहमत हो कि हाँ भाई संलेखना बहुत अच्छी चीज है और हम जरूर करना चाहेंगे, तो फिर आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक एग्रीमेंट करें कि भाई मैं तो संलेखना जरूर लेना चाहूंगा, पर कदाचित उस समय शरीर की स्थिति ऐसी हो, परिणामों में कोई विफलता आए, तो मैं तुझे अपनी जिम्मेवारी देता हूं कि तू मेरे लिए दृढ़ करना, मैं बिना संलेखना के देह छोड़ूं, ऐसी स्थिति मत आने दे। और साथ ही तेरे से भी निवेदन करता हूं कि तू भी मेरे लिए ऐसा कर। समझ गया ना? ये परस्परम भावयंता, इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है? जैसे आप आपस में मिलते हैं, मकान की, दुकान की, व्यापार की, नौकरी की, बच्चों की, फ्यूचर की, शादी की, विवाह की सारी चर्चाएं करते हैं। शांति भाई सच बताओ, आज तक कोई आपका ऐसा मित्र हो जिसके साथ बैठ के आपने संलेखना पर चर्चा की? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों ले रहा हूं, अब बात समझ में आई? हम लोग खुद नजरें चुरा रहे हैं, धर्म के रूप में चर्चा करते हैं लेकिन पर्सनलाइजेशन के रूप में चर्चा नहीं करते। ये मुझे करना है इस रूप में चर्चा नहीं करते। ये तो वही हो गया, सदा सत्य बोलना चाहिए, तुम्हारे लिए था। डॉक्टर कहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तुम्हारे लिए था, वो खुद सुट्टा मार रहा है। पॉइंट समझ रहे ना? ये विडंबना यदि होती है तो इस विडंबना का अर्थ क्या है? सचिन बात समझ में आ रही है क्या? इस विडंबना का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आपने आज तक इस कॉन्सेप्ट को अपने लिए माना ही नहीं। सबसे पहले जिससे, जो आपके वेरी नियर्स एंड डियर्स हो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, बिना किसी भय के, बिना किसी कमजोरी के, पूरी स्वस्थ मानसिकता से सबसे पहले बैठ के चर्चा करो। जो आपका परम मित्र हो, जिससे आप बिजनेस जो चीजें डील करते हो, सारी चीजें छोड़ के उससे संलेखना पर चर्चा करो। पहले पूछो कि भाई तुझे संलेखना का स्वरूप पता है? संलेखना में क्या क्या होता है पता है? कैसे कैसे की जाती है पता है? पहले जानकारी। फिर दूसरा, विल यू लाइक इट? तुम्हें यदि जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या तुम संलेखना ग्रहण करना पसंद करोगे? दोनों की जब अंडरस्टैंडिंग बने तो एक नई मित्रता की शुरुआत करो, नई नींव डालो। हमारी मित्रता आज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, और वो दौर किसका है? कि हम एक दूसरे के लिए संलेखना के साधक बनेंगे। जिसका नंबर पहले आ जाए तो दूसरा उसको निभाएगा। सच बताओ, घर में यदि अपनी पत्नी के साथ चर्चा करने बैठोगे तो क्या उत्तर मिलेगा? तुम तो पागल हो गए, हमें नहीं करना ये बात है, जीने की बात करो। पूछो कि इसको तुम टाल पाओगी? मृत्यु को टाल पाओगी? चाहे तुम्हारी हो या हमारी? नहीं टाल पाओगी। तो जीवन में, हारी में, बीमारी में, लाभ में, हानि में, सब में तुमने साथ दिया, इसमें साथ दोगी या नहीं दोगी? ये बताओ। भाई साहब, पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा। क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या साहस है कि हम
बड़े शांत मन से एक दूसरे के साथ बैठ के इस विषय में चर्चा कर सकें। जैसे हम घर गृहस्थी में कोई समस्या आती है उस पर हम बैठ के चर्चा करते हैं, मिलजुल के समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की सहमति लेने की कोशिश करते हैं। क्या आज तक आपकी हिम्मत हुई कि हम अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ बैठ करके पहले हम संलेखना क्या है इस पर चर्चा कर सके? यदि नहीं है, ये हिम्मत नहीं है, इतने ओपन माइंडेड नहीं हो, तो संलेखना का ड्रामा छोड़ दो। मैं बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, ड्रामा छोड़ दो। ये ड्रामा ही है और कुछ नहीं है, ये दिखावा ही है और कुछ नहीं है। बातें आप करना चाहते हो लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आप आना नहीं चाहते। समझ गए? कई चीजों के मामले में हम घूम जाते हैं। मैं थोड़ा सा कभी कभी चंचल बुद्धि रहता हूं। अभी शाम को मैं जरा जा रहा था कहीं किसी काम से, मैं अपने धुन में जा रहा था। एक 8-10 साल की बच्ची साइकिल चलाती मिली। वो अपने कद काठी से थोड़ी बड़ी साइकिल लिए और चला रही थी। अब मेरे को ऐसे ही परिहास सूझा। मैंने कहा, बिटिया साइकिल को चेक करा। क्यों अंकल, ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं, तू चलाती पेडल है और चलते पहिए। अब आपको मजाक लग रहा हो ना, लग रहा ना? अब सुनिए असली उत्तर क्या। चलाती पेडल है और चलते पहिए हैं। हम करते हैं आज चर्चा और होती उसकी चर्या है। जो आज चर्चा के लिए तैयार नहीं है वो चर्या में कभी नहीं कर पाएंगे। ख्याल में है? आज जिसकी चर्चा करने में आपको संकोच लगता है, भय लगता है, निर्भयता से उसकी साधना कैसे करोगे आप? सहजता से उसकी साधना कैसे करोगे? संलेखना के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। संलेखना को लिए प्रति समय तैयार रहना और उसके लिए पहले उसका स्वरूप जानना और उसके लिए अपने इष्ट मित्र खोजना। संसार में जैसा काम करना होता है उसी नस्ल के मित्र आप खोजते। किसी से झगड़ा हो जाए तो आप मसल पावर वाले मित्र खोजते, जिनका चेहरा रोबीला हो, बड़ी मूछें ऊंचे हो उनको, या जिनकी पुलिस पार्टी में अच्छी अप्रोच हो, ऐसे लोगों को खोजते। और बिटिया की शादी करना हो तो जो एकदम सौम्य सामाजिक इज्जत, भाई साहब करना कुछ नहीं, बस आके आप बैठ जाओ। क्यों? आप जैसे समाज के प्रतिष्ठित सज्जन को देख के बाकी लोग अपने आप। अब बताइए, आप ही वही व्यक्ति, एक काम के लिए आप दूसरा नेचर ढूंढ रहे, दूसरे काम के लिए दूसरा नेचर ढूंढ रहे, कर रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार संलेखना यदि आपको वास्तव में पसंद है, चर्चा में समझ में आती है, जीवन के लिए हितकारी प्रतीत होती है, तो दूसरों से चर्चा सुनने की जगह आप अपने घर में उसकी चर्चा करो। आप टीवी पर देखते हैं किसी चीज का रोज विज्ञापन आता है, कार का रोज विज्ञापन आता है, रोज देखते हैं, देख लेते हैं, हाँ साहब बढ़िया गाड़ी। कभी बैठ के बात की कि ये गाड़ी कितने में आ जाएगी, इस गाड़ी के लिए अपने पास जुगाड़ है पैसे की, इसे हम पार्किंग करके रखेंगे कहां, इसे चलाएगा कौन, इसका फ्यूल खर्च कहां से आएगा, इंश्योरेंस की किस्त कौन भरेगा? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? ये है कि अब आप गाड़ी लेना चाहते हैं या गाड़ी का विज्ञापन देखना चाहते हैं? संलेखना का विज्ञापन देखना चाहते हैं या संलेखना को अप्लाई करना चाहते हैं? अभी तक आपने जो बातें सुनी वो संलेखना का विज्ञापन था। हम संलेखना का महत्व बता रहे हो और आप सब सुन रहे। आज की जो चर्चा है ये एक एक घर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आदर्शवाद नहीं है, ये यथार्थवाद। संलेखना का ये यथार्थवादी स्वरूप है।
जैसे आप कोई चीज को, एक छोटी सी चीज भी लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, समझ गए ना, छोटे मोटे सामान लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तो आप पहले घर में डिस्कशन करते हैं कितने हैं, कितनी जरूरत है, क्यों लेना, किस प्रसंग के लिए लेना, कितने बजट के लेना, यदि इसमें इतना बजट खर्च कर दोगे तो महीने के बाकी बजट को कहां बैलेंस करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। चर्चा करते हो कि नहीं करते हो? शांति भाई के पास तो बहुत माल है, वो नहीं करते चर्चा, वो कहते कराओ, बच्चे जो मांगते हैं ले जाओ। लेकिन हमारे पास समय और साधन बहुत सीमित है, समझे शांति भाई। इस काम के लिए आपके पास भी सीधे सीमित है, हर किसी के पास सीमित है। क्यों? क्योंकि ये काम पैसे से होता नहीं। कितने ही खरबपति हो जाओ, संलेखना पैसों से नहीं कर पाओगे। पाठ पढ़ाने वाले आप पैसे से जुटा सकते हो, वीडियोग्राफी करके दुनिया में प्रचार करने वाले पैसे से, साधन से जुटा सकते हो, लेकिन माफ करना, संलेखना नहीं कर पाओगे आप पैसे से। उसके लिए आपको एक बार इस मंच पे आना ही पड़ेगा, तय करना पड़ेगा हु इज योर रियल नेवर, रियल फ्रेंड, रियल लाइफ पार्टनर। कौन है, कौन आपके सबसे नियर है, कौन आपके सबसे डियर है, किसको सबसे ज्यादा आप अपना मानते हो, जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, क्या उसके साथ संलेखना की चर्चा करने की हिम्मत है आपकी? क्या आपकी पत्नी आपके मरण के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार होगी? यदि नहीं है, इसका मतलब है उसका लिस्ट से नाम काट दो। किस लिस्ट से? कि ये तुम्हारी वास्तव में नियर एंड डियर है, लिस्ट से नाम काट दो, जिससे आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात तक नहीं कर सकते, जो बात सुनने को तैयार नहीं है। साथ निभाते रहना, उसमें कमी मत करना, लेकिन इसके लिए नाम काट दो। अब बाकी जो बचे हैं उनमें से ढूंढो, अब किससे निभाओगे, किससे डिस्कशन करोगे। 50 लोग हों, 2 नाम बचे, उन 2 के पास अलग अलग बैठना, उनसे धीरे धीरे बात शुरू करना। भाई साहब, जैन दर्शन में एक संलेखना का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आपको पता है क्या किया जाता है? अमित जी, भाई साहब, आप विश्वास करेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय के विद्वानों से कोई मीटिंग हो, कोई चर्चा हो, मैं बिना ही मतलब में जबरदस्ती संलेखना का कॉन्सेप्ट या टॉपिक छोड़ देता। यूं ही क्या, आजकल इस विषय पर किताब लिख रहा, वो अपना विज्ञापन नहीं करता, वो अलग अलग विषय के विद्वान है, वो बताते अरे एक वैदिक विद्वान बैठे थे, वो कहते अरे ये बात तो हमारे यहां फला पुराण में आई है, इस बारे में कि मरण का भय कैसे निकालना, मरण को मंगलमय कैसे बनाना, ये हमारे फला पुराण में आई। मैंने कहा भाई साहब वो पुराण ला के दो, मैं पढ़ूंगा, मैं निकालूंगा। क्यों? मुझे इसके लिए अधिकतम व्यवहारिक और अधिकतम वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट निकाल के इस बुक में देना है। तो यदि मुझे अपनी बुक में वो कॉन्सेप्ट देना है तो मैं हर किसी से, ट्रेन में बैठता हूं तो यदि जरा बात होगी इस पर छेड़ देता हूं। इसलिए नहीं छेड़ता हूं कि मुझे अपना विज्ञापन करना है, बल्कि इसलिए छेड़ता हूं ताकि न जाने कौन व्यक्ति किस इस बारे में क्या नई जानकारी दे दे। क्या लगा? लेकिन ये तो जानकारी का लेवल अलग है, ये बुक लिखना नहीं है, संलेखना की साधना बुक लिखना नहीं है। ये सामाजिक एस्पेक्ट है कि मैं समाज को इस बारे में अधिकतम अच्छी जानकारी दूं, अधिकतम व्यवहारिक और वैज्ञानिक जानकारी दूं, लेकिन आपको अपने लिए अप्लाई करने की बात करनी है। बहुत से लोग होते हैं कि जो सेल्समैन होते हैं कार शोरूम पे, वो अलग अलग गाड़ियों के एक्सपर्ट, जो सबसे महंगी गाड़ी का एक्सपर्ट होगा, हो सकता हो कि वो छोटी सी स्कूटी पे आता, उसकी उस गाड़ी को खरीदने की औकात ही नहीं है। वो दिखा सकता है, चला के भी दिखा सकता है, उसकी ड्राइविंग की हर खूबी बता सकता है, लेकिन बहुत संभव है कि वह कभी जीवन में उसने सोचे ही नहीं हो कि यह गाड़ी मेरे दरवाजे पे भी होगी, मैं इसकी ओनरशिप ले सकूंगा,
ये उसने सोची नहीं। जिस गाड़ी के बारे में वो सबको बताता है, यही स्थिति है जिन विद्वानों ने संलेखना के बारे में बहुत चर्चा की है। उनकी स्थिति उस सेल्समैन जैसी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसी है, जो उसके बारे में बखान तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन उससे पूछो कि ये गाड़ी तुम खुद लोगे क्या? कहते भाई साहब पैसे नहीं, हमारे पास पार्किंग प्लेस नहीं। सचिन सुनना, बहुत सटीक शब्दों में बात कर रहा हूं। ऐसे ही संलेखना लोगे क्या? कहते भाई साहब हमारी कौन निभाएगा? अरे निभाने वाले बात की बात है, पहले ये बताओ तुम लेने को तैयार हो, 100% मेंटली प्रिपेयर हो, मैं तुम्हारी निभाऊं। दृढ़ता दो, तुम्हें आधी रात को जरूरत पड़े मैं खड़ा हूं, मुझे वैसे भी पता चल जाएगा, तुम नहीं बुलाओगे, मैं खुद आऊंगा, अपना लाख काम छोड़ के आऊंगा। तुम निश्चिंत होके बताओ संलेखना लेना है। ये आज जो स्वीकृति हो गई, ये संलेखनाम जोशिता हो गया, ये स्वयं संलेखना लेना हो गया। बाकी मैं अपनी कमजोरी के लिए दूसरे व्यक्ति से, अपने साथी से मदद मांगता हूं, ये अपराध नहीं। हम अपने घर में कहते हैं मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मैं भूल जाऊं तो आप जगा देना। कल रात को 2:30 बज गए ललितपुर स्टेशन पर, 11:15 की ट्रेन 2:30 बजे तक नहीं आई। बच्चे यहां चिंता कर रहे हैं। हमने कह दिया बेटा यदि तुम जग रहे हो तो 15 मिनट बाद फोन करके टटोलते रहना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं झपक जाऊं। देखो आप अंतर समझ रहे। अब आपने बोला, इसमें कोई विरोध है क्या? ये प्रैक्टिकल नहीं है? तो ऐसे ही मैंने, यदि मैं संलेखना के समय कदाचित शिथिल पड़ूं तो आप मेरे लिए ध्यान से इस मार्ग पर दृढ़ करना। अभी मैं पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि आप मुझे संलेखना में मदद करेंगे, और यदि आपका नंबर पहले आया तो मैं आपको संलेखना में मदद करूंगा। वो लोग, उनका दाम्पत्य, उनका पारस्परिक विश्वास बेहद कमजोर होगा जो अपनी पत्नी से चर्चा नहीं कर सकेंगे। उनका वात्सल्य बेहद कमजोर होगा जो अपने बच्चों से चर्चा नहीं कर सके। जिन्हें भय लगता है हम बच्चों से मरने की बात कैसे करें, क्या आपके भय लगाने से मौत टल जाएगी? नहीं। आप बच जाओगे? नहीं होना है तो इस चरम सत्य पर चर्चा क्यों नहीं, इस पर विचार क्यों नहीं, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं? अब समझ में आ रहा है ये प्रश्न मैंने क्यों किया था? क्यों? क्योंकि ये आदर्शवाद से यथार्थवाद के धरातल पर आने की शुरुआत। आज देखता हूं, मुझे लिख के बताना, 4 दिन बाद बताना, क्या आप अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने इष्ट मित्रों से इस विषय में चर्चा कर सके? क्या शांति भाई किसी को जैसे 1000 काम सौंपते हैं, ऐसे किसी को कह सके कि यदि मेरा ऐसा समय आए तो आप गुरुदेव के प्रवचन सुनाना, समय सार की गाथाएं सुनाना, चैतन्य की महिमा सुनाना, परिणाम मेरे विह्वल नहीं हो, मुझे मृत्यु का भय निकालने की बातें सुनाना, लिख के बताना मुझे पर्सनल आईडी पे, ऑफिशियल आईडी पे नहीं चाहिए। विपिन जी भाई साहब, अभी तक आपने संलेखना की चर्चा की थी, आज चर्या की शुरुआत करा रहा हूं। हाउ कैन यू अप्लाई इन योर लाइफ दिस कॉन्सेप्ट? ये संलेखना के कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे, उसकी शुरुआत बता रहा हूं। अन्यथा आप आदर्शवाद जितना अपनाए रहें, अंत में आप चाहेंगे भी तो संलेखना नहीं कर पाएंगे, ये तय है। क्या स्थिति होगी आपने देखी नहीं, क्या घटना दुर्घटना बीमारी होगी आपने देखी नहीं, आप जानते नहीं, और किसी को सहायक आपने चुना नहीं। संलेखना में इसलिए निर्यापक एक चुना जाता है। मुनिराज भी चुनते हैं और गृहस्थ भी चुनते हैं, जो आपका सबसे प्रिय हो, जिस पर सबसे बड़ा विश्वास हो जीवन का,
जिसको जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, विश्वास रूपी पूंजी सौंपने को तैयार हो, उससे सबसे पहले बैठ करके तय करना, समय मांगना, एडजस्टमेंट करना टाइम का, और पहला काम करना कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संलेखना, आपस में डिस्कस कर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या वाकई में उपयोगी है? क्या वाकई में ऐसे जीवन में ऐसे धारण किया जा सकता है? उसके लिए क्या क्या सावधानियां चाहिए, हम पहले डिस्कस तो करें। चीज तो हम तब लेके जाएंगे, समझ में आएगा तो आप डिस्कस तो करिए। एक की संलेखना यदि होने की स्थिति आएगी तो आप उसके पास क्या लेके जाएंगे? सबसे पहली चीज लेके जाना होगी समय। आज लोगों के जीवन में सबसे बड़ी कमी है भाई साहब टाइमिंग, और संलेखना में कितना टाइम देना पड़ेगा इसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आयु कर्म किसका कितना है, किसको अनुकूलता प्रतिकूलता कितनी वधी है, इसके आपके पास कोई जानकारी नहीं है केवली के अलावा। इसलिए पहली चीज, हां मैं तुम्हें समय दूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें संबोधन दूंगा। तीसरा, मैं निष्पक्ष होकर के, बिना किसी गिल्टी के, बिना किसी अपेक्षा के, मुझे पता है तू जाने वाला है, तू मेरा नहीं कर पाएगा, फिर भी मैं तेरी पूरी वैयावृत्ति करूंगा। मैं तुझे अशुद्ध औषधि नहीं जाने दूंगा, उसका शुद्ध औषधि विधि से उपचार करूंगा। चाहे मुझे कहीं से लाना पड़े, किसके हाथ जोड़ना पड़े, पर मैं तेरी सही दवा ला के दूं। अंत समय तक तेरे चर्या बदलने नहीं दूंगा, विकृत नहीं होने दूंगा। क्या आप वाकई में इतना साहस रखते हैं या संलेखना का विज्ञापन देखना पसंद करते हैं? क्या आप ये गाड़ी अपने गैरेज में देखना पसंद करते हैं या टीवी पर इसका विज्ञापन देखना पसंद करते हैं? दो में से उंगली पकड़िए, कौन सी पकड़ते हो आप? यदि ये आपके घर में चाहिए तो सबसे पहले आप इसके लिए व्यक्ति चुनिए। सबसे बड़ी पूंजी होगी, सबसे बड़ी पूंजी होगी वह व्यक्ति जिससे आप संलेखना के बारे में चर्चा कर सके। सबसे बड़ा हितैषी होगा, सबसे अत्यंत प्रिय व्यक्ति उसको बनाइए जिससे आप संलेखना की चर्चा कर सके। यदि हमें कोई नहीं मिलता है, इसका मतलब आप अत्यंत दरिद्र। सब आपसे मोह सिखाने के लिए, मोह बढ़ाने के लिए, संसार में डुबाने के लिए जो सो कॉल्ड प्यार की बातें हैं। अरे साहब पिताजी आपको हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, हम जान लगा देंगे, समझ लेना वो बेटा सिर्फ संसार में डुबोने वाला है। क्योंकि इसको टाला किसने आज तक? टाल पाया कोई? चक्रवर्ती की संपदा हो तो अभी चक्रवर्ती की मौत टली क्या? कोई नहीं टाल पाया आज तक, सबकी होती है। इसलिए जो इसमें बहाना सिखाए आपको, मोह सिखाए आपको, लंबी चौड़ी फेंके, अरे साहब आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे, ये सब आपके लिए ब्लफ मास्टर है। सब धोखेबाज लोग हैं ये न सत्य को जानते हैं, न सत्य को स्वीकार करते हैं, और न ही आपका साथ देने वाले। अब आपको पहले यह तय करना है कि आपकी जो इतनी बड़ी डायरी फोन बुक लिए घूमते ना, उस फोन बुक में एकाध नंबर है क्या? हजारों मित्र का दावा करते हैं, एक मित्र भी है क्या? अमित जी ये बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, ये थ्योरिकल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अंत समय में मेरे स्थिति हो कि मैं संलेखना के लिए कह सकूं। बोल भी छूट सकता है, कोमा में भी जा सकता हूं, दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो। जैसे आप नॉमिनी बनाते हो, बैंक में नॉमिनी बनाते हो, प्रॉपर्टी में नॉमिनी बनाते हो, बिजनेस में नॉमिनी बनाते हो, हर चीज का नॉमिनी कोई ना कोई है। सच बताओ, आपके जीवन के संस्कारों का नॉमिनी किसी को बना रहे हो?
यदि मेरी कोई ऐसी स्थिति हुई तो मेरी ये सारी व्यवस्था तुम देखोगे। और जिससे कह रहे हो वो कब कहना, उससे पहले संलेखना के कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेना, अच्छी तरह समझ और समझा लेना दोनों की मति समान है कि नहीं। एक नया रिश्ता बताऊं अमित जी, बताऊं नया रिश्ता। लोक में एक रिश्ता होता है समधि, धी माने बुद्धि, जिस एक विषय में दोनों की बुद्धि समान हो जाए। मेरे लड़का और लड़की के रिश्ते के विषय में दोनों की बुद्धि समान हो जाए तो समधि। आज एक नया समधि खोजना जो आपको संलेखना के विषय में जिसकी और आपकी बुद्धि एक जैसी। क्या कह रहा हूं आपको, इसकी गंभीरता समझ में भी आ रही है। आदर्शवाद नहीं है ये, यथार्थवाद है। इसकी चर्चा आपको यथार्थवादी दृष्टि से करनी है, आदर्शवादी दृष्टि से नहीं करनी। समझे कितना बड़ा अंतर है अमित जी भाई साहब। क्या वाकई में हमारे पास कोई व्यक्ति है, आज स्वाध्याय के बाद बैठ के पूरी फोन बुक खंगालना, पलटना, रिव्यू करना, क्या आपने जीवन में कोई पूंजी वाकई में कमाई है, कोई रिश्ता कमाया है, कोई व्यक्ति कमाया है जिससे आप चर्चा कर सकें कि भाई संलेखना ये चीज होती है, ये मुझे बड़ी पसंद आई, तुझे समझ में आ रही है, इसमें ये करना पड़ता है। यदि मेरी स्थिति बने तो तू क्या निभाएगा, तेरी स्थिति बनेगी तो मैं कमिट करता हूं कि मैं निभाऊंगा। इसके लिए रिश्ते होने जरूरी नहीं है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्या कई बार बनाया जाता है नोट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्यों भाई सब बनता है कि नहीं बनता दुनिया। दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं, हम दोनों इस विषय पर सहमत होकर के ये आपस में तय कर रहे हैं। एक नोट ऑफ अंडरस्टैंडिंग संलेखना का बनाइए। पहले पात्र ढूंढिए, फिर उसके पास जाकर के समय लेकर के पहले विषय को क्लियर कीजिए, और ये सब क्लियर हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए, दोनों समझी हो जाए, दोनों का बौद्धिक लेवल एक हो जाए, दोनों का भावनात्मक लेवल एक हो जाए, उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट करिए, हां मैं तेरी निभाऊंगा और भैया तू कृपा करके मेरी निभा। अमित जी तय करना पड़ेगा, एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब किसकी क्या स्थिति होगी कुछ पता नहीं है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें बाद में सॉरी कहने की गुंजाइश नहीं बचती, जिसमें रिपेयर करने का कोई चांस नहीं है। संसार में आईएएस देना हो तो 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, आप दे सकते हो, लेकिन संलेखना के लिए मृत्यु दूसरा अटेम्प्ट नहीं देती। और बिना उसके संलेखना के देह छोड़ने के बाद किस गति में जाओगे, क्या परिणामों की मोह की स्थिति होगी, कितने हजारों लाखों वर्षों के भवों के बाद शायद इसके लिए आपको मौका मिल पाए कि आप दोबारा संलेखना के बारे में सोच सको। तो बहुत अच्छा है कि जिसके लिए हजारों लाखों भवों के बाद मौका वो भी मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, यदि इतनी दुर्लभ हो रही है तो उसके लिए आज हम गंभीरता से रिसर्च करें, ढूंढें कौन हमारा हितैषी हो सकता है, कौन वास्तव में हमारा समधी है, कौन हमारे समान बुद्धि वाला है, किससे हमारी विचारधारा वाकई में मेल खाती है, किसको हमने अपना समझा है, किसको अपनाया है और क्या वो अपनाने लायक है। यदि इस तरह से करके जब कुछ लोगों में ऐसी संगोष्ठियां होने लगेंगी, इस विषय पे चर्चा होने लगे और उसमें थकान नहीं आए, प्रमाद नहीं आए, खेद खिन्नता नहीं हो, अरे मेरे लिए सच्चा हितैषी मिल गया, आज हमारी दो लोगों में एग्रीमेंट हो गया कि मैं जिसका पहले नंबर आएगा दूसरा उसके लिए प्राणपण से सहयोग करेगा।
एक बड़ी फैक्ट्री यूनिट लगाना चाहते थे शांति भाई, पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था। भाई हम ये लगा रहे हैं, यदि इसमें कोई कमी पड़ी तो तू पूरा देगा कि नहीं देगा, सहयोग करेगा? किसी से तय हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एग्रीमेंट बन जाए तो कितनी खुशी होती है। आज अब मेरी फैक्ट्री लग जाएगी, अब समस्या नहीं है। उस दिन 2 रोटी ज्यादा खाई जाती है, खुशी बढ़ती है। सच बताइए, जिस दिन कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने का एग्रीमेंट करके आए, उस दिन आपके चेहरे पे खुशी होगी कि नहीं होगी? यदि खुशी नहीं है तो अभी आप फेलियर हो। सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए कि आज हमें ऐसा मिल गया। जीवन के राह में तो सब साथी मिल रहे थे, लेकिन मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला साथी भी आज मिल गया। आपको सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए, सबसे बड़ी उपलब्धि लगना चाहिए। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है। यदि ये चीजें पढ़ते और सुनते समय दोनों को विरक्ति जग रही है, वक्ता और श्रोता दोनों सोच रहे हैं शायद किसी और की बात है, देख लेंगे, हमारी तुम्हारी बात नहीं है, तो समझ लेना हमारे आपके बीच में कोई स्नेह का तंतु नहीं है, कोई अपनापन नहीं। हम लोग अत्यंत क्षुद्र स्वार्थी थे। तुम सुनाओ, हम सुन रहे। इसके अलावा हमारे अंदर आपस में विश्वास की कोई डोर नहीं बनी थी। यदि बनी है तो सबसे पहली चर्चा किस पे होना चाहिए? आप संलेखना पर चर्चा करने का साहस किससे करेंगे? आज वो पहले नाम छांटिए, फिर समय लेकर के बैठ करके संलेखना के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करें। कितने दिन लग जाए, कितनी बहस हो जाए, जब दोनों सहमत हो जाए तो उसके बाद में एग्रीमेंट साइन करिए। सिर्फ कमिटमेंट का, स्टाम्प पेपर का नहीं। स्टाम्प पेपर के एग्रीमेंट बदल जाते हैं, उसके लिए पुलिस पार्टी की जरूरत पड़ती है, कोर्ट अदालत की जरूरत पड़ती है। इसका निर्णय सिर्फ कर्मों की अदालत में होगा, दूसरी अदालत में नहीं। जहां घूसखोरी नहीं चलती, यहां घूसखोरी चलती है। यह वकील अच्छा रख लो तो आप जीत सकते हो, लेकिन कर्मों की अदालत में ना कोई वकील जिताता है, ना पैसा की रिश्वत जिताती। जो करोगे वो ही पाओगे, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। आज तय करके देखिए, रात को सोचना कि कोई आपके लिए सगा मिला या नहीं मिला। आप जितनी अच्छी बात करते थे, आज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सके या नहीं? आप कायर बने, कमजोर बने या मजबूत बने? आप दरिद्र बने या संपन्न बने? आज निर्णय तो करके देखिए। यह निर्णय अंत समय पर कोई भी स्थिति हो, आपकी संलेखना कहलाएगी, जोशिता कहलाएगी। हां, आपने ली कहलाएगी, दूसरे ने दी नहीं कहलाएगी। क्यों? इसीलिए तो कहा था कि 12 वर्ष पहले भी संलेखना ली जाती है। अभी तो कोई स्थिति नहीं है, ऐसा लगे नहीं रहा शरीर में, सब कुछ ठीक है। कहती यही तो है, जो लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। ये तुम्हारा हित है, किसी और का हित नहीं है शांति भाई। यह हमारा हित है। और इसको कब करना? कल, परसों, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, गर्मियों की छुट्टियां आने पर। कहते नहीं, झटती, एज बेटर एज सूनर, टॉप प्रायोरिटी। इसको डिस्कशन करो। आज पंडित बनके संलेखना पे प्रवचन देना, व्याख्यान देना बहुत आसान है, लेकिन किसी से बैठ करके संलेखना की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना पाना, ये मेरे ख्याल से आज शायद ही कोई व्यक्ति कर पाया। किसी ने ये चर्चा की हो आज तक तो बताओ? किसी की हिम्मत हुई हो, हौसला जुटा हो इतना कि हम आपस में बैठ के इस बात पे चर्चा करें? यदि नहीं है तो इसका मतलब हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। हमारा जीवन दिखावे में जा रहा है। हम धर्म की हर बात की चर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारी वही स्थिति है। हम मुनि धर्म की बहुत महिमा करते हैं,
वैराग्य की बहुत महिमा करते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन जब आपका बेटा वैराग्य के रास्ते पे मुनि बनने के लिए बात करता है तो उस समय वही महाराज जी जो आए होते हैं, जो पंडित जी आए होते हैं, जिन्होंने मुनि धर्म पर चर्चा की थी, वो सबसे बड़े दुश्मन लगते माता जी। कल से नहीं जाएगा उनके पास, मेरे बच्चे का दिमाग खराब कर रहे हैं। आप समझिए, मंदिर में जिस चीज पे तालियां बजा रहे थे, आपके घर का बेटा यदि उस मार्ग पे जाना चाहता है तो वही व्यक्ति जिसने उसको प्रेरणा दी वो आपको दुश्मन नजर आने लगता है। यह है मोह की विडंबना। इसका मतलब है आपकी तालियां नकली थीं, आपका बहुमान, आपकी प्रशंसा, आपका दान सब नकली था। क्यों? क्योंकि उसको आप अपने जीवन में अपनाने को तैयार नहीं। अमित जी भाई साहब, चिंतित मत होइए, चिंतनशील होइए। चिंतनशील होना अपराध नहीं है, चिंतित होना ये जीवन की विडंबना है। समझिए, आज का मेरा विषय सिर्फ मुख्य रूप से पहला ये तय करो तो आप संलेखना खुद लेने वाले कहलाएंगे, दूसरा देने वाला नहीं कहलाएंगे। ये तो हमने एग्रीमेंट किया हुआ था भैया एक दूसरे के लिए, पूरे होशो हवास में किया, पूरा सोच विचार करके किया। चाहो तो घर में लिखित करके दे दो, देखो भैया ऐसी कोई स्थिति हुई तो उस समय इनसे पूछना, ये बताएंगे कि मेरा क्या होना। क्या हिम्मत कर सकते हो सचिन? बातें करना और बात करना, इन दोनों में कई बार बहुत बड़ा अंतर होता है। गंभीर डिस्कशन के रूप में बात करना, निर्णय करने की बात करना, ये अलग चीज है। और बातें तो हम करते ही रहते हैं सारी जीवन। सब पंडित संलेखना की चर्चा करते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण सुनाते रहेंगे, लेकिन किसी से पूछना कि पंडित जी साहब, किसी से संलेखना के लिए आपने कभी बात की? कौन कराएगा आपकी, कभी सोचा? अरे भाई साहब अभी जरूरत ही नहीं है, जब आएगी जब देखेंगे। ये सबसे बड़ा, दुनिया को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़े ब्लफ मास्टर हैं वो। यदि संलेखना अच्छी लगी होती तो चैरिटी बिगिन होम, अच्छाई की शुरुआत अपने घर से, अपने आप से करना चाहिए। आपने आज तक नहीं की है, इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट समझ में आ गया? ये उत्तर दिया है मैंने। यदि आप ऐसे करते हैं तो उसका मतलब संलेखना आप स्वयं ले रहे हैं, दूसरा जबरदस्ती नहीं दिला रहा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। समय तो लगभग हो गया, 15-20 मिनट बचे हैं, क्योंकि आज 10 मिनट लेट था। उस हिसाब से मैं दूसरे प्रश्न पर उत्तर देना चाहता हूं। संलेखना किसकी होना, काय की या कषाय की? होती तो दोनों की, परखी कहां जाएगी? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? होती दोनों की है, परखी कहां जाएगी? इसके लिए मैं आचार्य का उत्तर देना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता। देखो, सागार धर्मामृत गृहस्थों का है, आशाधर सूरी उन्होंने लिखा, उसका छंद क्रमांक 23। उसमें क्या लिखते हैं? जो कसायों को क्रश ना करके, क्रश माना कमजोर, जो कसायों को क्रश ना करके केवल शरीर को क्रश करता है, उसका वह शरीर को क्रश करना निष्फल है। सच बताइए, आज संलेखना के नाम पर गुरुदेव को लोग क्यों नहीं दिला पाए थे शांति भाई? आप तो उनके सामने थे। उसी मुंबई में जहां आप रहते हो वहीं ये सारी बात हुई थी, जब गुरुदेव ने कहा मुझे मने संथारो जोइए, मैं संलेखना लेना चाहता हूं। लेकिन गुरुदेव के अनन्य भक्त, उनके प्रति अत्यंत मोह रखने वाले, उस मोह के कारण वह संलेखना की चर्चा नहीं कर पाए उनसे। अरे गुरुदेव हम सब इलाज कराएंगे,
पूरी टीम खड़ा कर देंगे, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे। भाई साहब, हॉस्पिटल वाले संलेखना नहीं जानते, वो मृत्यु का भय नहीं निकाल सकते, वो मृत्यु को मंगलमय नहीं बना सकते। मृत्यु को मंगलमय तो वह साधर्मी बना सकता है जो संलेखना को जानता है और संलेखना के समय अपने सगे को निर्भय होके गुड बाय कहने की जो हिम्मत करता हो और उसको कुछ पाथे, कुछ कलेवा, कुछ फूड वह बना के देने की हिम्मत करता हो। देख भाई, ये देह का स्वरूप ये है और चैतन्य का स्वरूप ये है। तू चैतन्य का ये मेरा कलेवा लेके जा, ये तेरे काम आएगा। ये देह की दशाई तेरे काम नहीं आएगी। आज हमारा फोकस रहता है खाना छुड़ाओ, पानी छुड़ाओ, खाना छुड़ाओ, पानी छुड़ाओ, और उसको डराओ। देख तेरी संलेखना करा रहे हैं, मरना तो तुझे तब भी है, हम संलेखना करा रहे हैं, तेरा अगला भाव सुधर जाएगा, तेरे घर के लोग, तेरा घर पुज जाएगा, चौतरफा जय जयकार होगी। हम मान कसाई के चक्कर में इतना बड़ा पत्थर रख दिया गया ऊपर, उसके अंदर हम दब के रह गए, इतने दब गए कि बाकी पीला से तो छटपटा लेते, लेकिन हमें छटपटाने का भी अवसर नहीं मिला। लस्त पड़ गए, ठीक है भाई साहब, कर लो जो कर रहा है। याद पे जोर दे, एनेस्थीसिया दे दिया गया आपको। शब्द सुनना, घबराना मत, कठोर बोल रहा हूं आपको। संलेखना के नाम पे अगले भाव का या आकर्षण का एनेस्थीसिया दे दिया और उसके बाद आपके सर्जरी की गई। काय की? खाना छुड़ाओ, पानी छुड़ाओ, खाना छुड़ाओ, पानी छुड़ाओ, चटाई पे लेटा दो। बाहरी त्याग, ये जो बाहरी त्याग पर आपका फोकस किया जाता है, जो करते हैं, क्या क्या नाटक नौटंकी होते हैं। माफ करना, ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि नाटक नौटंकी होते हैं। जो चीज आप जानते नहीं क्या है। एक सज्जन बोले, भाई साहब अंत समय हमने देखा माता जी का, हमने उससे मिसेज से क्या उन्हें सफेद साड़ी पहनवा दी, हम तो ले आए थे पहले से, और एक किसी महाराज जी से पिच्ची कमंडल ले आए थे, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनके हाथ रखवा दिए, हमने फोटो वीडियो कर ली, माता जी की दीक्षा हो। हमने तो नाम भी दे दिया था। अरे भाई, नाम गुरु देते हैं, साधना चर्या परिणामों की स्थिति को जान के देते हैं। ये सब चीजों के लेबल लगा के क्यों? एक खटारा पे मर्सिडीज का लोगो लगा दो तो कौन सा मॉडल होगा वो मर्सिडीज कंपनी का? शांति भाई के पास तो असली मर्सिडीज है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास असली नहीं है। क्या मारुति का लोगो हटा के 800 का उस पर मर्सिडीज का वो लगा दो पीछे, वो लगता ना 3 बने होते हो, तो वो मर्सिडीज का मॉडल हो जाएगा क्या? यही तो स्थिति हमारे परिणामों की हो रही है भाई साहब। आप बाहर में चिन्ह बदलना चाहते हो, बाहर के साधन बदलना चाहते हो, अंतरंग परिणति में आपने इतना बड़ा पत्थर प्रभाव के आकर्षण का रख दिया, उसके अंदर वो छटपटा के इतना रह गया कि आय नहीं निकली, कराए नहीं निकली, लेकिन परिणामों का संकलेश छूट गया क्या? नहीं। इसलिए जैन दर्शन कहता है संलेखना में काय को अकेला कृष मत करो, कषाय को कृष करो। काय को मात्र इसलिए करना, उसका भोजन पानी मर्यादित इसलिए करना ताकि उसके शरीर में डिस्टरबेंस पैदा ना हो। वो ये तत्व की चर्चा, इस गायक भगवान की चर्चा शांति से, चैन से, दृढ़ता से सुन सके, वह निर्भयता होकर के मृत्यु का भय निकाल सके, इसके लिए की जाती है। वह कोई टारगेट नहीं है, वह कोई लक्ष्य नहीं है, वह कोई साधना ही नहीं है। खाना नहीं देना ये साधना नहीं है, पानी नहीं देना ये साधना नहीं है। वह नहीं देना इसलिए जो चीज किस मात्रा में, किस लेवल तक, कि जो इनकी साधना को डिस्टर्ब करता हो वो काम नहीं करना। किसी को नींद दोपहर में 2 रात से सोया नहीं था, बहुत परेशान था, दिन में यदि लेट गए तो लाइट बंद कर देते, पर्दा बंद कर देते, रात का माहौल बना दो ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं।
क्यों भैया, ये साधन क्यों अपनाते हो? ताकि नींद डिस्टर्ब नहीं, उसकी नींद जरूरी है। बहुत बुरी तरह थका टूटा है, बीमार पड़ जाएगा, इसके लिए आप करते हो। ऐसे ही संलेखना के शपथ को, जो भी भोजन पानी आप मर्यादित करो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ताकि इसके परिणामों में विक्षोभ पैदा ना हो, शरीर में ऐसे विकार पैदा ना हो कि ये डिस्टर्ब बना रहे, आपकी बात सुनी नहीं सके, इसके सिर में इतनी वेदना ना हो कि वो गायक की चर्चा नहीं सुन सके, इसके पेट में इतनी गैस ना बने कि वो डका रहे, मारता रहे। वो ओम, आप सोच रहे कि ओम बोला था, भैया ओम दो तरह के होते हैं, एक में पंच परमिष्ठी समाये होते हैं, एक में पेट की गैस समाई होती है। दोनों की ध्वनि ओम होती है, क्षमा करना मेरे शब्दों को, दोनों की ध्वनि ओम होती है। आपका ओम कौन सा था ये तो बताओ? वो कसायों की कृष्णा का ओम था या पेट के उदर के विकार का ओम था? यदि उदर विकार का ओम था तो इसकी काय को क्रश करो, और यदि पंच परमेष्ठी के स्मरण का ओम था तो इसकी काय पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसकी कषाय कमजोर है, आप क्लैपिंग करो, संतोष करो, बहुत अच्छा। कीप इट अप, क्या शब्द है इंग्लिश में? कीप इट अप, जो है इसको और आगे बढ़ाओ। और यदि कोई टांग अड़ाएगा बीच में तो उसकी टांग को, आगे शब्द नहीं बोलो, हिंसा के शब्द नहीं बोलो, जो पेट अड़ाएगा, मस्तिष्क अड़ाएगा, छाती अड़ाएगी, जहां से विकार पैदा हो, उस विकार को बढ़ाने वाला भोजन, उस विकार को बढ़ाने वाला पान, उस विकार को बढ़ाने वाला वातावरण, उनसे हम इसको बचाएंगे। इट्स आवर कमिटमेंट, यू शुड डू इट। कमिटमेंट क्या आपको ये तय करना पड़ेगा, ये वचन देना पड़ेगा कि यदि मेरी देह में मेरे चित्त को विक्षुब्ध करने वाली विकृतियां बढ़ती हों तो जिन चीजों से बढ़े उन्हें मैं तुम्हें वचन देता हूं, लिखित देता हूं कि कल से वो चीजें बिल्कुल मत देना। मुझे जितनी चाय पसंद हो तुम बिल्कुल मत देना। मैं मांगू तो नहीं देना, क्यों? वो नहीं देके तुम मेरे ऊपर उपकार करोगे, देकर नहीं करोगे, नहीं देकर के उपकार करोगे। आजकल की बीवियां बड़ी चतुर हो गई हैं, डायबिटीज हो जाए तो मीठे के लिए ऐसे मार्शल लॉ लगा देती है, धारा 144 लगा देती है, खबरदार इतने से ज्यादा नहीं लेना। वो चाय में स्वाद ही नहीं आ पाए, लेकिन साहब चौथाई चम्मच से ज्यादा नहीं डलेगी। तो डालती ही काय को, कितनी वो शुगर लो हो जाती, इसलिए डालना पड़ती। सारी चिंता का विषय देह हो गया, परिणाम ये चिंता का विषय है ही नहीं। संलेखना में परिणाम ये चिंतन का विषय बनाइए, सावधानी का विषय बनाइए, करना पड़े तो चिंता का विषय भी बनाइए, लेकिन करना तो परिणामों की करना, देह की मत कर। उन परिणामों की चिंतन की दिशा सुधारने में देह जहां बाधा दे उस चीज का इलाज कर दे। संलेखना का लक्ष्य देह नहीं है, संलेखना का लक्ष्य अन्न जल छुड़ाना नहीं है, संलेखना का लक्ष्य परिणामों को कमजोर होने से बचाना है। कसाय कमजोर हो, परिणाम पुष्ट, साधना पुष्ट हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बहुमान पुष्ट हो, निज गायक के प्रति बहुमान और आस्था प्रतीति ये दृढ़ हो, उसमें बल मिले, ये करना। पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन सुनने में जोला ना आवे, शांति भाई, ये करना। निज गायक की चर्चा सुनने में चेहरे पे प्रसन्नता बढ़े, ऐसा कुछ करना। समझ में? वो चीज चुन के लाना जिससे आत्म तत्व की प्रतीति में इसका हौसला बढ़े, हौस बढ़े, वो काम कर। सुबह हमसे पूछते थे ये हौस क्या होती? अरे हौसला क्या होता? हौसला वो दो अलग अलग शब्द हैं, हमने एक बना दिया। हौसला समझते हैं, हौस नहीं समझते। असली चीज तो हौस है। उस हौस को लाइए जीवन में, उसका नाम हौसला।
उस उमंग को, उस उत्साह को, उस पौरुष की भावना को जो जीवन में लाता है उसे हौसला कहते हैं। मूल चीज तो हौसला। इसको जीवन में जो संलेखना की हौस जो ला सके, तत्व ज्ञान की हौस जो ला सके, निज गायक की हौस जो ला सके, उसके नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपको संसार के बच्चों की, पत्नी की, माता पिता के, सबका नाम आते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। सच बताओ गुरुदेव श्री सारे जीवन भगवान आत्मा कहते रहे, आप दोहराते रहे, किसी को लगा कि आपको बुला रहे? किसके चेहरे पे ये सुन के मुस्कान आई कि मेरा नाम आया? शांति भाई बोले, वो तो शांति भाई के चेहरे पे मुस्कान, देखो आज गुरुदेव ने मेरा नाम लिया था। लेकिन पूरे जीवन एक प्रवचन में कम से कम 100 बार भगवान आत्मा बोलते रहे, किसी को नहीं लगा कि मेरा नाम लिया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी भाई साहब? इसका मतलब है उस तत्व ज्ञान को, उस गायक भगवान आत्मा, उसको आपने अपनाया नहीं था। यदि अपनाया होता तो वापस वो प्रवचन सुनना आपको लगेगा कि हर प्रवचन में 100 बार आपका नाम ले रहे हैं, 100 बार आपका संबोधन कर रहे हैं। ये चिंतन की प्रक्रिया जिस क्षण बदलेगी, उस क्षण आपको संलेखना की हौस समझ में आएगी। तब कसाय घटे और चेतना की प्रतीति बढ़े, ये अंतर समझ में आएगा, तब संलेखना सफल होगी। वो रोड मैप है संलेखना का। ऐसे संलेखना नहीं होती है। देह की चिंता करने से संलेखना नहीं होती, देह की चिंता के लिए संलेखना नहीं होती है, देह का सुधार करके भी संलेखना नहीं होती है। देह की चिंता उतनी करना जिससे परिणामों की स्थिति मजबूत बनी रहे और कसाय कमजोर होती रहे। करना देह की भी, मना नहीं कर रहे, लेकिन कितनी करना, डिफरेंस समझिए। कल इसकी आखिरी विषय पर जितना लगेगा वो समझाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। पर अब जो विषय यहां से चल रहे हैं ये उपदेश के नहीं है। हर एक का मुझे फीडबैक चाहिए। अगला सुनना है तो मुझे पहले फीडबैक आपको देना पड़ेगा। कौन पंज प्यारे बनते हैं वो चाहिए मुझे। कितने लोगों के उत्तर आते हैं मेरे पास वो चाहिए, देखूंगा मैं। किसने चर्चा की, ये आपको वचन देता हूं कि आपकी जो बात हमारे पास आएगी वो सिर्फ मेरे तक रहेगी। वो ना इस चर्चा में आएगी, ना किसी मेरे संबंधी तक जाएगी, वो सिर्फ मेरे तक रहेगी। मैं जानना चाहता हूं इस चर्चा को आपने वास्तव में कॉन्सेप्ट लेके अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए किया कि अभी तक बातें सुनने कहानी के रूप में लिया। ये धर्म चर्चा नहीं है, आत्महित की चर्चा है। मुमुक्षु आत्महित की दृष्टि से चर्चा करता है, पर धर्म सुनने सुनाने की चर्चा नहीं करता। ख्याल में विचार करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा किसकी आती है, और फिर मैं भी बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं, उससे अलग होऊंगा। ठीक है, विशेष चर्चा।